तो लाइक करके जाइएगा बिल्कुल। मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, ये नहीं पूछा है कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन कैलकुलस के ऊपर। इससे पहले कैलकुलस चैप्टर पूरा हो चुका है हमारा। थ्योरी वाइज कुछ एग्जांपल्स हमने बात की है। थ्योरी मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हैं सारी बात हम कर चुके हैं, क्या टॉपिक्स थे हमारे, सब कुछ हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में आपको मैं 5 to 6 क्वेश्चंस लूंगा। उसमें क्या होगा, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रखेंगे, कॉम्पैक्ट वीडियो रखेंगे ताकि आप सारे एग्जाम्पल्स को समझ पाएं और उनको रिकॉल कर पाएं कि कहाँ से रिलेटेड था कौन सा क्वेश्चन। बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, और लिमिट का क्वेश्चन एकदम इजी होता है, बिल्कुल आप जानते हैं इस चीज को। हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं लिमिट में, बस अब है रिकॉल करने का टाइम कि आप क्वेश्चन को देख के रिकॉल कर पाते कि नई चीजों को। अब होगा क्या कि अगर क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ध्यान से देखिए, x की जगह इन्फिनिटी अगर आप पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, इन्फिनिटी टू द पावर n इज इन्फिनिटी एंड e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ठीक है, अभी देखते जाइएगा। अब है क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस है, एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद होगा क्या, तो x टू द पावर n का आप डिफरेंशिएशन लेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 आएगा अपॉन e टू द पावर x आएगा। क्या अभी भी खत्म हुआ है वो जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वो जो बन रहा था हमारा फॉर्म? देखते हैं, x को आप वापस इन्फिनिटी रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सॉरी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और तब भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। मतलब क्या हुआ, इसको वापस आपको क्या है एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो अब ऐसे आप कब तक डिफरेंशिएट करेंगे उसको आपको समझना होगा। तो कई स्टूडेंट्स को क्या होता है, ये n देखकर थोड़ी सी घबराहट होने लगती है कि जो n दिया है ये बस गड़बड़ करा देगा क्वेश्चन में। तो अब जब भी डर लगे कि n क्या है, तो एक एग्जाम्पल साइड में लीजिए, n को सपोज कीजिए, मान लीजिए 3 है, ठीक है, n को 3 रख दीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो x टू द पावर हो गया 3 अपॉन e टू द पावर x, और फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है। अगर आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं तो 3x स्क्वायर हो गया, e टू द पावर x हुआ। फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस है, तो 3 इंटू 2 x टू द पावर 1 हो गया, या 6 भी लिख सकते थे, e टू द पावर x। अभी भी देखिए x बचा हुआ है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 लिख सकते हैं, e टू द पावर x। अब आप लिमिट इसमें x टू द पावर इन्फिनिटी लिखिए, e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और जो न्यूमरेटर में नंबर आएगा वो हमेशा फाइनाइट आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो गया, e टू द पावर इन्फिनिटी। e टू द पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है क्योंकि e की वैल्यू आपको पता है 2.71 होती है, उसकी पावर इन्फाइनाइट लगाएंगे तो ये इन्फाइनाइट आएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी हो या 6 अपॉन इन्फिनिटी हो, ऑलवेज 0। ठीक है, 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि x टू दी पावर आप 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो या n लिखो, ठीक है। अब आप जनरलाइज कीजिए, n लिखो, तो यहां पे क्या आ रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहां से क्या आएगा, देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो x टू दी पावर इन्फिनिटी, सॉरी x टेंड टू इन्फिनिटी, यहां पर होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इस तरीके से, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इस टाइप से चलेगा। तो ये आपको पता है 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लीकेशन हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n लिखते हैं। तो फैक्टोरियल n विल बी अ फाइनाइट नंबर, फैक्टोरियल n फाइनाइट नंबर होगा, e टू द पावर आप x लिख सकते हैं। अब आप x को इन्फिनिटी लिखिए और e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और कोई भी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होगा, रिजल्ट 0। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपको। तो 0 आएगा। कई बार क्या हो जाता है, हम जब एकदम रिदम में होते हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दबाजी में क्या हो जाता है कि हाँ ठीक है फैक्टोरियल n, मतलब बहुत हमें प्रैक्टिस होती है तो जल्दबाजी में ऐसी गलती हो जाती है, हम ये लगा देते हैं। ठीक है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, आज शायद आप रियलाइज नहीं कर पा रहे इस चीज को, जब थोड़े टाइम बाद आप एकदम जैसे दिसंबर या जनवरी का टाइम होगा तो आप एकदम पेस पे रहेंगे बिल्कुल कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह सब चल रहा है,
तब ऐसी गलती होने का चांस रहता है। तो बिल्कुल मैं अभी से आपको अवेयर कर देता हूं कि दिक्कत में आप ना आए ऐसी चीज को देखकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 0 विल बी द करेक्ट आंसर, 0 इसका आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। इससे पहले सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। और बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। तो सेकंड एग्जाम्पल है, रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द फंक्शन f of x equals to mod x in interval -2 to 2 because first option f of x is not continuous in -2 to 2, b option f of x is not differentiable in open interval -2 to 2, c option f of -2 is not equal to f of 2 and d option is none of the above। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रोल्स थ्योरम की पूरी बात पता होनी चाहिए। अब आपको रिकॉल करना है, क्या क्या पॉइंट हमने सीखे थे रोल्स थ्योरम में। तो पहला पॉइंट यही था कि जो भी फंक्शन होगा f ऑफ x, इट शुड बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, गिवन इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ठीक है, जो दिया होता था क्वेश्चन में, एंड f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। अगर a से b अगर इंटरवल है तो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होता था। ये 3 कंडीशन थी। तो बात करते हैं कि क्या क्या यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। किस कारण से या किस रीजन से यहां पर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे वो पूछा गया है। तो फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फंक्शन लिखा है मॉड एक्स। मॉड एक्स को आप जानते हैं, मॉड एक्स की हमने बहुत बात की है, तो मॉड एक्स को आप जानते हैं। तो मॉड एक्स जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का फंक्शन है। ये फंक्शन है, अगर आप x और यहां y प्लॉट करें तो ये ओरिजिन हो गया। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। जिन्होंने वीडियो देखा हुआ है पहले से, मॉड एक्स के बारे में मैंने बताया था किसमें, पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस की बात की थी, फर्स्ट वीडियो में यहां पे मैंने बताया था इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं। और तो इसमें बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, देखिए f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस इन -2 से लेकर 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो कंटिन्यूअस, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। मैंने बताया था एब्सोल्यूट फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं हमेशा, बट क्या नहीं होते, डिफरेंशिएबल। f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -2 से लेकर 2, ओपन इंटरवल में लिखा है। तो इस इंटरवल में क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो जब भी एब्सोल्यूट फंक्शन, या अब मैंने आपको बताया था शार्प कॉर्नर जब भी बनेगा किसी फंक्शन में, तो देखिए शार्प कॉर्नर एट ओरिजिन, शार्प कॉर्नर एट ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब क्या, 0,0 जो कि इस इंटरवल में आता है हमारा। तो क्या हुआ इसका मतलब कि अगर शार्प कॉर्नर यहां आ रहा है, मतलब ये फंक्शन 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इस इंटरवल में आ रहा है। तो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -2 से लेकर 2, तो ये करेक्ट है। यही वो कारण है जिसकी वजह से रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं किया जा सकता मॉड एक्स के ऊपर। ये इसका तो कोई रीजन ही नहीं बनता है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर ये तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि रोल्स थ्योरम अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। बाकी नन ऑफ द अबव था। तो मेन पॉइंट ये था कि f ऑफ x जो भी फंक्शन आपको दिया, जैसे मॉड्यूलस ऑफ x दिया, तो इसके बारे में आप जानते थे या नहीं जानते थे, बस वहां से डिसाइड हो जाएगा कि क्वेश्चन मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड में खत्म, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे आप कि डायरेक्टली क्वेश्चंस रोल्स थ्योरम या किसी भी मीन वैल्यू थ्योरम पर डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और आ भी गया तो बना ही लेंगे ना, अगर नहीं आया तो कुछ भी घुमा फिरा के पूछेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाहता है, क्या अप्लाई करवाना चाहता है। तो आपको बस रिकॉल करना है चीज़ों को, जो भी पॉइंट हमने सीखे थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। लिखा है इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ 1 + 10x dx। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है हमारा। और अब हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को रिकॉल करना है कि हमने क्या सीखा था वहां पर। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/4 log ऑफ 1 + 10x dx
अब आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, फंक्शन में क्या करते थे हम, दोनों लिमिट्स को ऐड करके -x, मतलब a से b अगर लिमिट होती थी तो a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करते थे हम x की जगह पर। तो क्या करते हैं, मैं इसको i मान लेता हूं जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इसके बाद i है हमारे पास, अब इसमें प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं a प्लस बी माइनस एक्स, तो वो क्या हो गया, देखिए 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस टेन ऑफ x की जगह पर लिख रहा हूं a प्लस बी माइनस एक्स, 0 प्लस π/4 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/4 log ऑफ 1 प्लस टेन π/4 माइनस एक्स, तो टेन ऑफ a प्लस बी, तो कुछ नहीं है, टेन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा यहां पर, वो आपको पता होना चाहिए। टेन ऑफ a माइनस, नहीं पता तो यहां बात करेंगे हम, टेन ऑफ a माइनस बी। अब हम दोनों फॉर्मूले की बात करेंगे, टेन ऑफ a प्लस बी, टेन ऑफ a माइनस बी। तो देखिए टेन ऑफ a प्लस बी अगर मैं लिख रहा हूं तो होगा टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a टेन बी, ठीक है। इतना याद रखना है कि न्यूमरेटर में एडिशन होता है और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट होता है, और अपोजिट साइन आएगा, वो तो आप सब करते करते समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे। टेन ऑफ a माइनस बी होता है टेन ऑफ a माइनस टेन ऑफ b अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन, सॉरी 1 प्लस टेन ए टेन बी, ओके, ठीक है, ये b। तो ये यूज करेंगे हम टेन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला। तो टेन ऑफ a माइनस बी देखिए क्या होगा, टेन ए टेन बी, यानी टेन ए सॉरी माइनस टेन बी। तो टेन ए आपको पता है, यानी कि टेन ऑफ π/4 इज 1, तो 1 माइनस टेन बी मतलब 10x हो गया, अपॉन 1 प्लस टेन ए मतलब 10 π/4 1 हो गया, 10b मतलब 10x, ये आ गया dx, क्लियर। इसके बाद एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर ही, 0 से लेकर π/4 तक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कोई भी टफ आएगा ना, डरना नहीं है, a प्लस बी माइनस एक्स से आप एक बार स्टार्ट तो करिए। 1 प्लस टेन एक्स, मैंने एलसीएम ले लिया, प्लस 1 माइनस टेन एक्स आया, अपॉन 1 प्लस टेन एक्स आया, क्लियर, ये हो गया। देखिए 10x से 10x कैंसिल हुआ, 1 और 1 2 हो गया, तो इसके आगे क्या होगा, यहां लिखते हैं। तो i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/4 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, लॉग में लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स dx, क्लियर, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद log ऑफ m अपॉन n, log ऑफ m अपॉन n की अगर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये आपको पता होगा कि log m माइनस log n होता है। तो 0 से लेकर π/4 तक log 2 माइनस 0 से लेकर π/4 तक log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। दोनों में dx तो रहेगा ही, ये dx इधर भी और dx इधर भी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इंटीग्रल, ये इंटीग्रल जो है 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस टेन एक्स इंटू dx, ये क्या है, ये मेरा क्वेश्चन ही है, यही i है। देखिए i एज्यूम किया था इसी को मैंने, अगर ये i है तो इसकी जगह पर हम i पुट कर लेंगे, और उस i को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ i, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल्स टू लिख रहा हूं, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से π/4 log ऑफ 2 dx, बस इतना ही बचेगा। तो देखिए क्या लिख रहा हूं, 2i इक्वल्स टू 0 से π/4, ये लिमिट हो गई, और log 2 तो कांस्टेंट है, इंटू dx, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब log 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल आपको मालूम है कितना होता है, ये आपको पहले से पता है, तो x हो गया, और x हो गया, और लिमिट आपको 0 से π/4 रखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये log 2 सॉरी, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना। और अब इसके आगे तो 2i इक्वल्स टू log 2 कांस्टेंट था, और π/4 माइनस 0, तो ये हो गया π/4, ठीक है। अब ये 2 है, 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो π/4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, यहां पर लिख रहा हूं मैं, i इज इक्वल्स टू लिख रहे हैं π/8 हो गया हमारे पास, और log 2, ठीक है, इतना आया π/8 इंटू log 2।
तो अब आपको पता है इसको न्यूमेरिकल आंसर में बताना है हमें, तो पाई आपको पता है ऐसे पाई बाई 8 log 2 आपको मालूम है 0.3010 होता है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 0.3 समझ लीजिए इसको बाई 8 कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी कर ही लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इसको आप करेंगे तो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, ठीक है, और डेसिमल 3 प्लेसेस बाद ये डिवाइड बाई 8 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.1, 8 1 जा और फिर से 8 1 जा और फिर 6 आएगा तो 8 7 जा, ठीक है, लगभग इतना 0.11 के आसपास, 0.117। ठीक है, तो आपको ये यहां पर पुट करना है न्यूमेरिकल आंसर में, 0.117 के अराउंड आंसर आएगा। आप लिख सकते हैं 0.11 या 0.12 भी चल जाएगा। ठीक है, जैसा मतलब रेंज तो इतना रहता ही है, बट फिर भी आप 3 डेसिमल तक आराम से लिखे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना क्लियर हुआ। देखिए मेन आंसर तो ठीक है, न्यूमेरिकली ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट सीखने वाली बात क्या थी कि क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में क्या चीज़ सबसे पहले आती है। बस पहला थॉट ये आता है कि ज़्यादा टफ है, छोड़ देते हैं, और दूसरा ये है कि एक बार अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। तो छोड़ देना तो ख़त्म है, मार्क्स तो गए ही फिर। लेकिन एक बार अगर सोचा चलिए अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट किया आपने, 10 सेकंड सोचा इस क्वेश्चन को और कुछ समझ नहीं आया तो a + b - x तो करके देखा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपने यहाँ यूज़ करी और उससे क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। बस आपको क्या करना है, किसी बात को गलत नहीं लिखना है यहाँ पर। गलत मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपने सीखी हो और उसको रॉन्गली अगर अप्लाई कर दिया, मतलब log ऑफ m/n आपने लिखा है, अगर यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हैं m/n कैसे सॉल्व करना है, तो ये ना थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगा। यही वही तो कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप क्या करेंगे, रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम में चीज़ों को, कि यहाँ पर m/n का लिखा हुआ है तो आपने क्या कर लिया, माइनस में कर लिया उसको। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि नहीं बनता है या बनेगा ही नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यही सब चीज़ें नए क्वेश्चन में भी अप्लाई होती है। कोई नया क्वेश्चन आएगा कल को एग्जाम में तो यही सब चीज़ें अप्लाई होती हैं। ये 2 फॉर्मूले ये नए सीखे आज हमने, tan of a + b और एक ये tan of a - b। ठीक है, कई लोग को पहले से आता होगा, अच्छी बात है, बट फिर भी अगर नहीं आता है तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) = log x/x इज। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू एट, यानी x का पॉइंट नहीं पूछा है, x की उस पॉइंट पर वैल्यू पूछी है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब अब मैक्सिमम मिनिमा की बात हो रही है। तो ये फंक्शन आपको पता है log x/x, ये दिया हुआ है। अब करना क्या है, डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना है। पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, नेगेटिव होगा मैक्सिमा। ये सब बात हम कर चुके हैं पहले, तो हम डायरेक्टली यहां पर रिकॉल कर रहे हैं चीजों को। तो इतना क्लियर हुआ। अब डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूं, y = दिया है, तो dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, u/v रूल लगाइए आप, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, माइनस log x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर, x से x ये कैंसिल हुआ तो dy/dx आपके पास आया 1 - log x, ठीक है, x² डिवाइड में। अब देखिए है क्या कि जैसे ही मैंने लिखा है log x और यहां पर डिफरेंशिएशन जो मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा एक चीज को, बहुत बारीकी वाली बात है, तो और इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। गलती करवा सकते हैं वो लोग क्वेश्चन में ऐसा देके। मैंने आपको बताई थी एक चीज जब हमने डिस्कस किया था, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पहले फॉर्मूले जब हमने बात की थी कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, तो थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं उसकी। उसमें मैंने बताया था एक बात कि log x जो होता है, इसका आपको डिफरेंशिएशन जब भी पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली लिखते हैं 1/x। ठीक है, लिखते, अच्छी बात। अब होता क्या है, अगर आपसे किसी दिन ये पूछा कि डिफरेंशिएशन आप बताइए
log x टू द बेस a का, ठीक है। अगर ऐसा लिख दिया तब भी जल्दबाजी में हम यही लिख के चले आते हैं, ठीक है, या हम सोचते नहीं है उस बारे में, तो ऐसा लिखना गलत है। और ये ठीक है, अभी क्यों ठीक है बात करेंगे उसकी अभी। अब ऐसा लिखा है यहां पर, होता क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद बेस a जो होता है वो होता है 1/x इंटू लॉग a विद बेस e। ये होता है वो एग्जैक्ट जो डिफरेंशिएशन की बात है ये होता है पूरा। तो इसमें क्या है कि e अगर बेस है तो आपको ना ये चीज पता नहीं चलती कि अगर e ही बेस था तो log e टू द बेस e वो 1 हो जाता है, तो वो 1/x दिखने लगता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या था कि e बेस है हमारे पास, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिख लिया 1/x लिख लिया। और इन जनरल मैक्सिमम मिनिमम में जैसे आप ऑप्शन से भी देखेंगे एक्सपोनेंशियल में दिया है या फिर क्लियरली मेंशन होगा, वो लोग डायरेक्टली यहां लिख देते हैं log x को ln से रिप्लेस कर देंगे, बात खत्म, ln x लिख देंगे बस। इससे ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन और क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि बेस e दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ln x से भी बना सकते हैं, या आप log x लिखा है तो log x बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, विद बेस e है ये, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्लियर हुआ होगा और पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब dy बाई डी एक्स को हम 0 पुट करते थे, इसको मैं 0 पुट कर रहा हूं और x की वैल्यू के लिए सॉल्व करूंगा। तो ये x स्क्वायर तो गया 0, तो log x इक्वल टू आ गया 1। और अगर log x इक्वल्स टू 1 है तो x कितना आएगा यहां से, ये बेस मैंने बोला e है, ठीक है। और ये नहीं भी लिखा है क्वेश्चन में तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, और अगर किसी दिन न्यूमेरिकल आंसर टाइप आ गया क्वेश्चन, क्लियरली वो लोग मेंशन करेंगे कि आपको बेस क्या लेना है, ठीक है। x क्या आ गया, e आ गया। एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, क्रिटिकल पॉइंट भी आप जानते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूं अभी, ये क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास x इक्वल्स टू e। अब इस पर डिसाइड करना है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। अब एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, रख दीजिए इसी को, इसी से आंसर आएगा। तो ये तो बात हुई आंसर लाने वाली, बट मुझे चेक करना है कि ये सचमुच मैक्सिमा का पॉइंट है भी या नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि अभी तो हम डिटेल में बात कर रहे हैं, अब करना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन आपको करना है। और डबल डिफरेंशिएशन को एट पॉइंट x इक्वल्स टू e पर आपको क्या दिखाना है, नेगेटिव दिखाना होगा। डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आता है तो मतलब उसका होता है कि मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है वापस, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो करते हैं u अपॉन वी रूल फिर से, तो x टू दी पावर 4 डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 हुआ, माइनस एज इट इज है, लॉग एक्स का फिर से 1 अपॉन एक्स हो गया, तो माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया। माइनस यहाँ होता है बीच में फॉर्मूले में, और न्यूमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2x पहले लिख लिया और 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज कर दिया। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस 2x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। x कॉमन लेके कैंसिल किया मैंने और माइनस बाहर लिख लिया, तो ये आ गया 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब x इक्वल्स टू ई पर आपको चेक करना है, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया जी, ठीक है, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास f डबल डैश x। अब इसको x इक्वल्स टू ई पर आप चेक कीजिए, तो कितना आएगा, 1 माइनस 2 लॉग ई 1, क्योंकि बेस e है, ठीक है, बेस e पहले बता चुका हूं मैं। तो लॉग ये तो हो गया 1, तो ये हुआ 0, ये कंप्लीटली 0, तो ये 1 बचा, ये 0 हो गया पूरा, ये 1 ही बचा बस आगे, और ये e क्यूब हो गया। तो देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है आगे, तो ये नेगेटिव हुआ। और f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू e इज नेगेटिव, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो x इक्वल्स टू e पॉइंट होगा वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, है ना, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। यानी कि मैं ऐसे लिख रहा हूं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अभी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है।
तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि जो फंक्शन है उसमें x को ई रख दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं, तो log e, बेस तो e पहली बात हो चुकी है, और ये e, तो ये तो हो गया 1, ठीक है, और ये e, ठीक है, तो ये कितना आ गया e टू द पावर -1, ई इनवर्स। तो ई इनवर्स आपको देखिए बी ऑप्शन में मिल जाएगा, ई इनवर्स विल बी द राइट आंसर। अब हुआ क्या कि बस आपका क्वेश्चन वही मैं समझ रहा हूं कि अटक रहा होगा कि हमें क्या दिया होगा, ई नहीं पता था यार पहले से ही, मतलब इसमें। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को लेके ना सोचे ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन या तो ऑप्शन नहीं होते, और ऑप्शन नहीं होता तो फिर वो क्लियर लिखता। बार बार मैं ये बात कह चुका हूँ, 2-3 बार बोल दिया मैंने पूरे क्वेश्चन के दौरान इस चीज़ को, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो उस चीज़ से, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन ना थोड़ा लेवल आपको दिखेगा कि थोड़ा अप होता हुआ जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में जब बात करेंगे क्वेश्चंस की तो थोड़े से और अच्छे लेवल के होंगे, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि एकदम से आते से ही मतलब टफ क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन उतने आते भी नहीं है गेट में। तो जिस लेवल तक वहाँ हम टच कर पाएँ बस हमें उतना ही क्वेश्चन करना है, और उसी लेवल के क्वेश्चन करने हैं। मैं यहाँ पर IIT JEE और उस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है एकदम करेक्ट, ठीक है, और अप टू द लेवल मार्क हम करेंगे बिल्कुल। देखिए अब टच करेंगे अब लेवल को, क्योंकि देखिए सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं या प्रैक्टिस सेशन जो भी फॉलो करेंगे, तो हो सकता है वो एक बिगिनर हो, यानी कि वो 3rd ईयर का स्टूडेंट हो सकता है जो कॉलेज में पढ़ा है बट उतने अच्छे से क्लियर नहीं है बातें, तो वो क्लियर कर पाए, एग्जाम्पल समझ पाए। और कुछ लोग जो 1 बार 2 बार एग्जाम दे चुके हैं वो भी अप टू द लेवल जा पाए धीरे धीरे, क्योंकि देखो उनके थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए डायरेक्टली, तो वो डायरेक्टली बिल्कुल मिलेंगे आपको। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपको आसान आसान क्वेश्चन करा दिए गए, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, और एंड तक आपको देखना होगा बस, ठीक है, एंड तक आपको देखना होगा। ऐसा ना करें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा और आप चले गए, बिल्कुल ऐसा ना करें। तो बिल्कुल आप देखेंगे ना तभी बात बनेगी। तो फिर करते हैं क्वेश्चन अगला, बात करते हैं अगले क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1, फिर इंटीग्रल लिखा है 4y से लेकर 4 e टू द पावर x² dy इंटू dx या dx इंटू dy, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन थे, ठीक है, ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं, तो विदाउट ऑप्शन हमें बस करेक्ट आंसर लाना है, और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिकॉल होती हैं इससे। तो पहला अटेम्प्ट किसी स्टूडेंट का क्या होगा क्वेश्चन देख के मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सॉल्व ना किया जाए, ठीक है, या बचा जाए। अब जब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और सोच लिया है कि 13 आउट ऑफ 13 लाना है, टारगेट ये है, फरवरी में जब एग्जाम होगा, तो आज तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस है आज तो करना ही पड़ेगा, और बिल्कुल आपको करना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे छोड़ने वाले नहीं होते, मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चन है। तो पहला अटेम्प्ट अब क्या है, देखिए ध्यान से कि 4y से लेकर 4 लिखा है, यानी ये तो हो गई x की लिमिट, क्योंकि इसमें y इन्वॉल्व है, ये x की लिमिट है और ये सब y की लिमिट है। 0 से 1 y की लिमिट हो गई और x की लिमिट है 4y to 4। तो आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको पहले x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। x के रेस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इसमें, तो आपको e टू द पावर x² को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, और x² वो भी e टू द पावर, अगर इसकी बात करें, या ये एक इंटीग्रल आपका जाना पहचाना है, या ये भी आपका एक जाना पहचाना इंटीग्रल है। तो मैं पहले बता चुका हूं ये सारे इंटीग्रल नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। इनडेफिनिट में यहां हो जाएंगे, बट बहुत टफ हो जाता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी e टू द पावर x² में। और अगर आप एक चीज और, एक गलती का पॉइंट और बात कर लेते हैं, बाई चांस देखिए दिमाग है वो दौड़ जाता है कैसी भी। अगर कोई एकदम ही बिल्कुल नया स्टूडेंट है जो बिल्कुल पहली बार सीखा या जाना इंटीग्रल को, तो ऐसे कर देते हैं, इंटीग्रल e टू द पावर x² dx, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल वही का वही रहता है, सबको पता है, लिख दिया, और x² का जो डिफरेंशिएशन होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x।
ये हो गया भाई इंटीग्रल, लिमिट रख दीजिए, जो भी है नहीं है कोई बात नहीं, ये हो गया इंटीग्रल। ठीक है, तो ऐसा सोचना और करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल के जो ऑपरेशन होते हैं ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो आप डिवाइड करते हैं वो सिर्फ लीनियर फंक्शन तक ही सीमित होता है। ठीक है, उसकी लिमिट है कि आप लीनियर फंक्शन तक ही यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं। डायरेक्टली कुछ भी फंक्शन लिखा हो आप डिफरेंशिएशन डिवाइड कर देंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज आप ऐसे ना सोचें। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या है कि e⁻x² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब दूसरा रास्ता कि कुछ बचा जाए e⁻x² के इंटीग्रेशन से। कैसे बचे अब हम, तो उसके लिए एक चीज थी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल। अब नाम सुन के आपको अगर ध्यान आ गया होगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल, तो उसमें मैंने बताया था कि आप क्या करें, x की लिमिट पहले दी है ना, यहाँ पे y की लिमिट बनाने की कोशिश करें, फिर x की लिमिट पुट करें। क्यों, क्योंकि अगर y के रिस्पेक्ट में इसको पहले इंटीग्रेट किया जाए तो y का ना कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है और सिंपली dy है, तो y आ जाएगा उसका इंटीग्रल, तो वो आसान हो जाएगा। अब देखिए उसको चेंज कैसे करते थे, तो ये बात आपको पता है कि x लिमिट इन्होंने पहले लिख कर दी है, तो इसका मतलब उन्होंने क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली होगी। ठीक है, ये इसकी हम कई बार बात कर चुके हैं पहले भी जब हमने इसको सीखा था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली होगी, तो हमें क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रिप लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। तो पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स लिमिट्स। एक्स लिमिट्स क्या क्या है हमारे पास, एक्स लिमिट्स हैं 4y और ये 4, और y लिमिट्स मेरे पास क्या क्या है। देखिए मैं आराम से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप एक ही बार सीखें और चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ, समझ पाएँ, बार बार आपको ना देखना पड़े। y लिमिट्स है 0 से 1। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। अब हुआ क्या कि 4y आपने ड्रॉ किया, तो x इक्वल्स टू 4y। x इक्वल्स टू 4y क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये मैं बना रहा हूँ, देखिए पासिंग थ्रू ओरिजिन एक मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक, और क्या है, x इक्वल्स टू 4 भी है, तो x इक्वल्स टू 4 मतलब क्या हुआ, एक ऑर्डिनेट है जो 4 से पास हो रहा है, ये x इक्वल्स टू 4, ये पॉइंट हो गया 4x के लिए। और ये लाइन की इक्वेशन आपको पता है, इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4y, इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4y। तो अगर इस लाइन पर ये पॉइंट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना आएगा, x4 है तो y कितना आएगा, 1 आ जाएगा, x4 रख के, x4 है तो y हो गया 1, ये पॉइंट आपको मिल गया 4,1। और y की लिमिट है 0 से 1। ठीक है, y है 0 से लेकर, ये तो x पर कितना है 4 और y पर कितना है 1, तो यहां तक ये y की लिमिट हो गई। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर बनाया, यानी ऐसे बनाया होगा उन्होंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है, क्योंकि हमें y लिमिट पहले लिखनी है, तो वर्टिकल स्ट्रिप मैं यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, और ये चीज आपको पता है, वर्टिकल स्ट्रिप जो मतलब यहां से इंटीग्रेशन में लिमिट लेने का जो तरीका है वर्टिकल स्ट्रिप में, वो क्या है, यानी कि डाउन से देखेंगे कहां से स्टार्ट हुई स्ट्रिप और कहां तक गई, बस ऐसा, यानी डाउन टू अप। तो अब देखना आप कि y लिमिट आप कैसे लिखते हैं। तो पहले y लिमिट लिखेंगे आप, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप ली है, और y लिमिट जो स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, यहां पर x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और कहां तक गई, ये इस लाइन तक गई ये स्ट्रिप, और यहां पर y की वैल्यू क्या है, x/4, y की वैल्यू x/4, तो 0 से लेकर x/4 तक y की लिमिट हो गई। और x की लिमिट क्या है, x की लिमिट 0 से लेकर, देखिए कहां तक जा रहा है, ये 0 से लेकर 4 तक, तो x की लिमिट 0 से लेकर 4 तक हो गई। क्लियर, और बाकी फंक्शन एज इट इज है e⁻x² dx dy। अब अंतर कितना हो गया इस क्वेश्चन में कि y की लिमिट हमने पहले लिख ली, ये y की लिमिट्स हैं और ये x की लिमिट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए। तो इंटीग्रेशन में अगर यहां लिखता हूं तो कितना आएगा, अब इसको y के रिस्पेक्ट में पहले आप इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए e⁻x² इंटू y आया, और लिमिट क्या रखनी है, 0 से लेकर x/4 तक।
और एक इंटीग्रेशन और है बाहर 0 से 4 जिसकी लिमिट है और dx होगा वो, ठीक है। तो y की जगह पर लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर और यहां पर पुट करेंगे तो x अपॉन 4 माइनस 0, तो x अपॉन 4 हो गया ये, ठीक है। और ये dx और ये इंटीग्रल 0 से 4, क्लियर। 4 कांस्टेंट है, ये बाहर रख दिया हमने 4 को, तो 4 बाहर हो गया और ये आ गया आपके पास, सॉरी डिवाइड में 4, 1/4 और ये हो गया x e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx जिसकी लिमिट है 0 से लेकर 4 तक। अब क्वेश्चन ये बन गया मेरे पास, इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। तो आप एक बार और भी देख सकते हैं, अगर वीडियो को आपको दिक्कत आई अगर कि मैंने कैसे लिखा 0 से x/4, तो एक बार और देख सकते हैं आप बिल्कुल। और अब करते हैं ये जो इंटीग्रेशन बचा हुआ है हमारा अभी, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में और करना है, y के रेस्पेक्ट में आप कर चुके चेंज ऑफ ऑर्डर करके। तो इस इंटीग्रल को हम कैसे करते हैं, देखिए 1/4 इंटीग्रल 0 से 4 e टू द पावर x e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। कुछ मत कीजिए आप, एक्स स्क्वायर को t पुट कर लीजिए इसमें, ठीक है। क्यों पुट कर लीजिए, इसके डिफरेंशिएशन से 2x जनरेट होता है, तो ये दिया हुआ है पहले से। ये दिया कैसे, ये हमने चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रल से लेकर आए हैं हमेशा x को, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर को t पुट किया तो आ गया 2x इंटू डी एक्स डी टी, क्लियर। तो x dx को आप क्या लिखेंगे, यहाँ से x dx होगा dt/2, क्लियर। 1/4। अब लिमिट चेंज करना ना भूलें जल्दबाजी में। लोअर लिमिट x अगर 0 है तो t भी 0 आएगा। अपर लिमिट x कितना हो जाएगा, 4 रखने से 16, तो अपर लिमिट 16 हो जाएगी, ठीक है। 0 to 16 हो गई लिमिट। फिर से एक बार लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट x 0 तो t 0। अपर लिमिट देखते हैं कैसे आएगी इस इंटीग्रल की, x को आप 4 रखिए तो हो गया 16 और t हो गया 16, अपर लिमिट, क्लियर। और x dx को आपने लिखा dt/2, ये dt/2 और e टू द पावर एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया था, t में दिखेगा पूरा, ठीक है। ये 4 to 8 हो गया। और क्या आया, e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t ही रहा। लिमिट आपको करनी है 0 से लेकर 16 तक पुट। तो अब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/8 तो है और e टू द पावर 16 आएगा, माइनस e टू द पावर 0 इज 1। तो रिजल्ट विल बी e टू द पावर 16 माइनस 1/8, ये रिजल्ट आएगा पूरा, ठीक है। तो इतना तो आया रिजल्ट, तो ठीक है, रिजल्ट तो आ गया। बट एप्लीकेशन आपने किस चीज का किया, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन था यहां पर, तो वो कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर से बनाइए। अब चेंज करने का ये तरीका था कि इसको सॉल्व करना आसान था नहीं, या ये हमसे हो नहीं रहा था सॉल्व, ठीक है। तब हम सोचे कि एक बार क्यों ना y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके देखा जाए पहले, तो हो सकता है आसान बन जाए। और अगर y आया फिर लिमिट रखी, उसके लिए लिमिट चाहिए, तो उस लिमिट की कैलकुलेशन के लिए मैंने पूरा आपको बताया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट क्या है, और लिमिट चेंज करी। लिमिट चेंज करने के बाद फिर वो x का टर्म जनरेट हुआ, और उसके बाद तो ये इजी इंटीग्रल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर को t रखिए, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे और रिजल्ट आ गया, ठीक है। ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में, हटा दिए गए, लेकिन ठीक है, हमें एग्जैक्टली फाइंड करना था। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लेने, धीरे धीरे हम लेवल और आप करेंगे। गेट एग्जाम में जिस लेवल की क्वेश्चन आते हैं, जैसे होता है मैकेनिकल जनरली थोड़े इजी क्वेश्चंस रहते हैं, लिमिट्स वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े इजी रहते हैं। बट वहीं आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जाएंगे या इंस्ट्रूमेंटेशन में जाएंगे तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर अच्छे क्वेश्चन ही आते हैं वहाँ पर, तो उनको सॉल्व भी करना है आपको, ठीक है। अब आप ऐसा ना सोचे कि मैं मैकेनिकल का हूँ तो मुझे आसान आसान करके निकलना है, ऐसा नहीं है। अगर 4-5 क्वेश्चन ऐसे 5 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन टफ भी आ गया तो वो भी आपसे सॉल्व हो पाए, ये मतलब हुआ मेरा। या 2 क्वेश्चन आ गए थोड़े अच्छे लेवल के, मीडियम से थोड़ा ऊपर हैं, तो आपसे वो सॉल्व हो जाएं, मेरा ये टारगेट है। तो सभी को रेडी होना है एक अच्छे लेवल पर ही, और आसान आया तब तो बनना ही है, सबसे ही बनना है फिर तो वो। तो अगर टफ भी आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, तब भी आप बना लें। तो वैसा आप सोच के चलें, माइंडसेट अपना वैसा बनाएं कि हमें अच्छे क्वेश्चंस भी आने चाहिए।
इतने क्वेश्चन आज हम रखते हैं पहले सेशन में, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें बात करेंगे और 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लगभग मिनिमम तो मैं लूँगा 5 क्वेश्चन, उसके बाद एक आध हो सकता है एक्स्ट्रा हो, तो बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर। और एंड तक आपने देखा तो लाइक करके जाइएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। शेयर करने से आपको ये हो जाएगा कि आपको तो आता ही है, आपके साथ जो और भी आपके फ्रेंड्स लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी बात क्लियर हो जाए, क्योंकि जैसे डिफरेंशिएशन की मैंने अभी बात की थी यहाँ पर, तो कई लोग इग्नोर करते हैं उसको, तो शेयर जरूर करें इसको, जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।